नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस पेडागॉजी का 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट में आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप 15 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। हमने जो 15 क्वेश्चन लिया है वो प्रीवियस ईयर का जो अभी ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था 20 दिसंबर 2021 को, उससे लिया है। और क्वेश्चन को हमने प्रयास किया है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रखा जाए, जिससे कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आता है और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं। इसलिए दोनों मीडियम के और स्टूडेंट भी हैं तो सबके लिए फायदा हो, इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन को रखा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑनलाइन क्लास चल रहा है और उसमें कोई दृष्टि बाधित है जिसे दिखाई नहीं देता है, तो जो ईवीएस के शिक्षिका हैं किस तरीके से उसका शिक्षण करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगी। तो पहला दिया है, ये दिया है आवाज में संदेश साझा करके। कहने का मतलब है कि वह वॉइस मैसेज के द्वारा चीजों को समझाएंगी या फिर ढेर सारी मौखिक व्याख्या करके ओरल एक्सप्लेनेशन कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को बोल करके समझाना, या फिर सहपाठी के द्वारा व्याख्या, जो उनके सहपाठी होते हैं साथ में बैठते हैं, पीयर एक्सप्लेनेशन, या फिर ठोस अनुभवों का उपयोग करके। कहने का मतलब है कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो चीजें देखी जा सकती हैं उसके द्वारा उनका शिक्षण करना। तो देखिए, अगर कोई बच्चा है उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अगर ठोस अनुभव का उपयोग करते हैं तो चीज सही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर वॉइस मैसेज से या फिर ओरल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या फिर जो उनका पीयर है, जो उनका सहपाठी लोग है, उनके द्वारा व्याख्या अगर किया जा रहा है तो ये बातें सही लग रही हैं। इस हिसाब से ए, बी और सी सही हो गया। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है कंक्रीट एक्सपीरियंस, ये चीजें गलत हैं, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। कहने का मतलब है कोई श्रवण बाधित बच्चा है, यानी श्रवण बाधित बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, तो अगर कोई ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उसमें आप क्या मॉडिफाई करेंगे, क्या चीज चेंज करेंगे। ये दिया है कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेना। कहने का मतलब कि जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनका सपोर्ट लेंगे, या फिर केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करेंगे, यानी जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन कक्षा चलाएंगे, ऑनलाइन नहीं चलाएंगे। या फिर तीसरा है उप शीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। जो सब टाइटल होता है, जैसे वीडियो देखते होंगे तो नीचे क्या चीजें बोला जा रहा है उसे लिखा भी जाता है, और जो कैप्शन होता है उसको वीडियो और पीपीटी में उपयोग करना, या फिर अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो देखिए, अगर कोई श्रवण बाधित बच्चा है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए बी ए सी, या फिर ए और बी, या फिर ए बी सी डी, या फिर सिर्फ सी। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षकों की सहायता लेना। तो देखिए, अगर श्रवण बाधित बच्चा है, अगर उसके लिए जो स्पेशल एजुकेटर है, जो सिर्फ उसी के लिए स्पेशलाइज है कि किस तरीके से जो श्रवण बाधित बच्चा है उसे पढ़ाया जाए, तो अगर ऐसा है तो सही बात हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो बी वाला केवल उसके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। इसके बाद देखिए उप शीर्षकों, कहने का मतलब कि जो सब टाइटल होता है, तो ये तो सही बात है कि अगर बच्चा वीडियो चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अगर चीजें सुनाई नहीं दे रही तो चीजें जो सब टाइटल है उसे पढ़ करके आसानी से समझ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा विजुअल जो फोटो है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। तो बच्चा सुन नहीं सकता लेकिन देख तो सकता ही है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं ए, सी और डी तो कंफर्म हो गया, लेकिन देख रहे हैं ए, सी और डी तो इसमें कहीं दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो बी वाला ऑप्शन है कि ऑफलाइन क्लास को उसके लिए सिर्फ जो स्टूडेंट है जो श्रवण बाधित है उसके लिए स्पेशली क्लास का प्रबंध करना, तो ये बातें भी काफी हद तक सही लग रही हैं। तो इस हिसाब से ABCD सभी ऑप्शन सही हो गया, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेगा। तो सेवा पूर्व शिक्षक कहने का मतलब प्री सर्विस टीचर, जैसे अभी आप लोग हैं तो टीचर तो अभी बने नहीं है, तो टीचर का जो सर्विस देने से पहले का जो क्षण होता है, तो आप अपना खुद के वैल्यू, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का किस तरीके से परीक्षण करेंगे, किस तरीके से जानेंगे। रचनात्मक आकलन करके, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल, या फिर योगात्मक आकलन उपकरण यानी समेटिव असेसमेंट टूल, या फिर स्व आकलन उपकरण यानी सेल्फ असेसमेंट टूल, या फिर फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का। तो देखिए, अगर आपको खुद का आकलन करना है तो इसके लिए क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट टूल यानी स्व आकलन। आप खुद से अपना खुद का आकलन करेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, अभिरुचि किस चीज में है, या फिर आपके नैतिक मूल्य क्या है। तो अगर आपको इसको जानना है तो आप खुद से अपना आकलन करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। कि कोई ईवीएस का अध्यापक है जो अंकुरण होता है, किस तरीके से बीज अंकुरित होता है उसको समझाने के लिए घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया।
तो वह क्रियाकलाप कौन सा हो सकता है जो सबसे सटीक हो, कि चित्र के साथ चार्ट बनाना, या फिर बीज को गमले में लगाना, या फिर मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना, या फिर वीडियो क्लिप देखना। इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, कि जैसे मूंग होता है, जिस तरीके मूंग का दाना आपने खाया होगा, तो मूंग को अगर आप बो देंगे तो उसको देखना हो कि बच्चे क्या करें, घर पर जाकर के देखें कि जो मूंग का बीज है किस तरीके से उसमें स्प्राउटिंग हो रहा है, किस तरीके से उसमें छोटे छोटे धीरे धीरे करके अंकुरण निकल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी कि बीज को गमले में लगाना, तो देखिए आप बीज को गमले में लगा देंगे तो लगाने से कुछ होगा नहीं जब तक कि आप उसका जो प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से उसका अंकुरण हो रहा है, क्योंकि हमें क्या देखना था कि अंकुरण विधि को समझना था। और जो चार्ट से तो कुछ होना ज्यादा खास होगा नहीं, और वीडियो क्लिप भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि दिया है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरी में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन यानी जो अन्न दिया गया है को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, कहने का मतलब है कि एक ईवीएस की टीचर हैं, वो कक्षा 3 के छात्रों को कहती हैं कि आप लोग अपने खुले छत पर या फिर जो खुला मैदान कहीं पर जमीन हो वहां पर एक कटोरी में कोई अन्न रख दीजिए, जैसे दाना चावल रख सकते हैं या फिर आटा रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जिसको चिड़िया आकर के चुगे। तो यह किस लिए यह क्रियाकलाप देने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा, कि छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, या फिर छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पर है, पक्षियों को जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, या फिर जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो देखिए घर में व्यस्त रखना, ये तो देखिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव है कि बच्चों को बस घर में व्यस्त रखने के लिए आप कोई क्रियाकलाप देंगे, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्रियाकलाप दिया गया है कि अन्न को कटोरे में रखना, तो इससे तो इसका कोई लिंक है ही नहीं। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन का कौशल विकास करना, कि देखिए अब अन्न को कटोरे में रखा गया है तो अलग अलग प्रकार के पक्षियां आकर के उस दाना को चुगेंगी, तो उसका अवलोकन करना ही उसका ये जो क्रियाकलाप है उसका उद्देश्य है। तो इसलिए जो तीसरा वाला ऑप्शन हो गया वो सही हो गया। और जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना, तो देखिए जीवित प्राणी में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, सिर्फ पक्षी को करने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं तथा पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कहने का मतलब है कि कोई टीचर है वो क्लास में बताता है कि जैसे हमारे देश में बहुत प्रकार के जैसे होली, दिवाली, दशहरा, अलग अलग प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद भी कुछ उत्सव आम हैं। देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जो कि पूरे देश में साथ में मनाए जाते हैं। तो कौन सी संकल्पना है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि वो क्लास में वो डील करना चाहता है, बच्चों को बताना चाहता है कि हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कोई कल्चरल या रीजनल बैरियर नहीं होता है फेस्टिवल में, या फिर उत्सव हमें शांति तथा आनंद देते हैं, कि जो फेस्टिवल है हमें पीस और प्लीजर देते हैं। तो देखिए सारी बातें सही लग रही है कि हमारे जीवन में उत्सव का मूल्य है। और अगला दिया है कि विभिन्न संस्कृतियों में एकता, कहने का मतलब यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर। देखिए अपने देश का कल्चर बहुत विशाल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर है, लेकिन इसके बाद में भी देश में क्या है, एकता है, यूनिटी है। तो ये बात भी सही है। और नेक्स्ट क्या दिया है कि फेस्टिवल डू नॉट हैव द कल्चर और रीजनल बैरियर। कहने का मतलब कि जो फेस्टिवल का कोई कल्चरल या रीजनल बैरियर नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई रीजन हो गया, स्पेसिफिक रीजन है कि इस जगह पर यह त्योहार नहीं मनाया जाएगा, तो बैरियर फ्री है। और क्या दिया है, जो हम लोग देखते हैं कोई उत्सव मनाते हैं तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ए बी सी डी सभी ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगा, कहने का मतलब फूड प्रिजर्वेशन, किस तरीके से जो फूड को हम संरक्षित कर सकते हैं, कि उसकी क्या क्या टेक्निक होती है, उसका शिक्षण कोई अध्यापिका दे रही है। तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या होगा कि अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। कहने का मतलब है कि जो किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाता है उसके लिए चार्ट बनाना, या फिर भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना तथा छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, या फिर अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली
संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। तो देखिए जहां पर फील्ड ट्रिप आ जाए, कहने का मतलब देखिए क्षेत्रीय भ्रमण क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के लोगों के घर पर जाएगा और वहां पर किस तरीके से, जैसे देखिए अचार बनता है, आम का अचार बनता है या कटहल का अचार बनता है, अलग अलग प्रकार के चीजों को किस तरीके से नमक डाल करके, तेल डाल करके जब वो घर पर जाकर के लोगों से मिलेगा और उनसे बातचीत करेगा तो उसे पता चलेगा कि किस तरीके से भोजन को संरक्षित किया जाता है। इसलिए जो चौथा वाला ऑप्शन हो गया वो सही हो गया। जहां पर भी फील्ड ट्रिप आ जाए, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव शब्द है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो वहां पर आप सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है उसका सही होने का। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ फुलवारी, कहने का मतलब कि देखिए एनसीईआरटी में एक चैप्टर है वैली ऑफ फ्लावर, उसको पढ़ा रही है, तो निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। अब एनसीईआरटी का जो चैप्टर वो पढ़ा रही है तो भारत का मानचित्र यूज कर सकती है, या फिर मधुबनी चित्रकला का यूज कर सकती है, या फिर विभिन्न स्थानीय फूलों का यूज कर सकती है, या फिर कार्यपत्रक यानी वर्कशीट। तो देखिए अब वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो उत्तराखंड को कहा जाता है। तो देखिए अगर उत्तराखंड उनको समझाना है बच्चों को तो भारत का मानचित्र का तो जरूरत पड़ेगा ही, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। और हमने देखिए मधुबनी पेंटिंग पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे स्टडी विथ टीम बनारस मधुबनी पेंटिंग तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो हमने वहां पर बताया था कि मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, अलग अलग फूल का, पत्तियों का इस्तेमाल होता है, उसका भी रेफरेंस दिया जा सकता है, या फिर स्थानीय फूल। अब देखिए फूलों के बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ के जो लोकल फ्लावर हैं अगर उनके बारे में उसका उपयोग किया जाए तो वो भी इस बात सही है। और वर्कशीट के माध्यम से भी वो चीजों को समझा सकती है, इसलिए ABCD सभी ऑप्शन सही हो गया। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए इस वीडियो को तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार, कहने का मतलब है जिस पर उनका अधिकार नहीं है उसके बाद भी उसका शिकार करते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोचिंग करते हैं, इलीगल हंटिंग जिसको कह सकते हैं आप, के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। कहने का मतलब कोई कक्षा 4 का विद्यार्थी है, छोटे बच्चे हैं, अगर इलीगल हंटिंग होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई महाशय जी हैं क्या कर रहे हैं कि एक गेंडे को मार करके फोटो खिंचा रहे हैं, जबकि देखिए एनिमल को मारना, क्रुएल्टी करना बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चीज है। तो अगर कोई करके अपना उसको एक तरीके से स्टेटस सिंबल ये दिखा रहे हैं कि ये अपना फोटो खिंचाकर अपने खुद को दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो अगर पोचिंग जो हो रहा है, इलीगल हंटिंग हो रहा है, कि अगर बच्चों को आप किस तरीके से समझाएंगे कि उसे ज्यादा समझ आए, वाद विवाद उस पर करवाएंगे, या फिर समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाएंगे, या फिर पोस्टर प्रस्तुत करेंगे, या फिर नारे लिखवाएंगे। तो देखिए इसके बारे में ज्यादातर समय समाचार पत्रों में आता है, तो अगर आप उसका क्लिप दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने फोटो लगा दिया है, अगर यहीं पर बता दिया जाए कि ये महाशय कौन है और इनको सजा हो गया है, तो इस तरीके से बच्चों में क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस फैलेगा। इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब वाद विवाद के लिए पहले उनको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अभी वो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कोचिंग के बारे में तो अभी उतना ज्यादा जानकारी होगा नहीं, तो उनसे वाद विवाद करवा नहीं सकते। और सिर्फ नारा लिखवाने से क्या होगा या फिर पोस्टर दिखाने से कुछ तो होने वाला नहीं है। इसलिए जो सबसे सटीक ऑप्शन क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि यानी स्टीरियोटाइप इन ऑक्यूपेशन के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है। कहने का मतलब है कि देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यवसाय के लिए, कि जैसे इंजीनियरिंग है तो उसके लिए ज्यादातर क्या है, मेल डोमिनेटेड रहता है, ज्यादातर आदमी ही लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। तो जो व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि है, या फिर जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर कोई खाना बनाने वाली बात है तो आप क्या होता है, जनरली महिलाएं लोग करती हैं, तो ऑक्यूपेशन में क्या है कि एक तरीके से उसमें रूढ़िवादी छवि है कि ये चीजें यही लोग करेंगे। तो अगर विद्यार्थी को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है तो सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है, सामाजिक मीडिया। देखिए यहाँ सोशल मीडिया को सामाजिक मीडिया लिख दिया है, कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कई बार आपको अंग्रेजी ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या करेंगे, उसे अवेयर करेंगे। नुक्कड़ नाटक, जो स्ट्रीट प्ले, जो देखते होंगे कि गांव घरों में क्या होता है कि अलग अलग लोग आकर के क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक ले लेंगे, उससे रिलेटेड वो लोग नाटक करेंगे, या फिर समाचार पत्र के माध्यम से, या फिर रेडियो के माध्यम से।
तो देखिए, अगर व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि को सुधारना है या उसके प्रति संवेदनशील बच्चों को बनाना है तो सबसे सटीक क्या है? नुक्कड़ नाटक, जो स्ट्रीट प्ले होता है कि जब विजुअली वो कहानी के माध्यम से वहां पर गा करके या फिर स्टोरी फॉर्म में चीजों को जब दिखाया जाएगा तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। कई बार देखिए कठपुतली का नाच भी होता है, तो अलग अलग माध्यम से जो नुक्कड़ नाटक होता है उससे अगर समझाया जाए तो बच्चे बहुत ही जल्दी उस चीजों को कैच करेंगे और उनके अंदर संवेदनशीलता आएगी इस चीजों को लेकर के, और ये चीजें समझ पाएंगे कि कोई भी व्यवसाय किसी भी लिंग से लिंक नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन होता है उसका करिकुलम किस तरीके पर बेस्ड होना चाहिए कि लर्निंग द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अधिगम, यहाँ पर 3 खाली स्थान दिया हुआ है कि जो आप इन्वायरमेंट किस तरीके से इन्वायरमेंट के द्वारा करेंगे, कि साथ करेंगे, कि मध्य करेंगे, तो आपको इसमें से चुनना है। तो देखिए जो सबसे सटीक ऑप्शन आपके लिए क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन कि पर्यावरण के बारे में अधिगम, कि पर्यावरण के बारे में आप सीखेंगे और पर्यावरण के माध्यम से सीखेंगे। देखिए सबसे जरूरी हम लोग क्या देखते हैं कि पर्यावरण में जाकर के बच्चा जब सीखता है, हम लोग देखते हैं फील्ड ट्रिप अभी हमने देखा था, या फिर बच्चा जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहेगा कि जब पर्यावरण में जाकर के वो वहां से अधिगम करेगा। और पर्यावरण के लिए अधिगम कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से आप पर्यावरण को बचाया जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कितना ज्यादा दोहन हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर पर्यावरण के लिए अधिगम होगा कि किस तरीके से आप पर्यावरण को बचा सकते हैं, और पर्यावरण के माध्यम से, देखिए के माध्यम वाला ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो अगर एग्जाम में पूछे तो आप याद रखिएगा कि पर्यावरण के माध्यम से ही हम लोग बच्चों को सीखने के लिए कहते हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं वहां से जाकर सीखें। तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लर्निंग अबाउट इन्वायरमेंट, लर्निंग थ्रू द इन्वायरमेंट, या फिर लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट, तो यही वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? अब देखिए कि कोई अध्यापक है वो बच्चों से क्या कहते हैं कि आप लोग बगीचे में जाइए और गुलाब के पौधों को ढूंढिए और उसको देखिए कि किसमें फूल लगा है, किसमें नहीं लगा है। तो बच्चे वहां पर देखते हैं कि कुछ में तो फूल लगा है, कुछ में नहीं लगा है। तो इस पर टीचर क्या कहते हैं कि आप लोग इसका प्रतिदिन अवलोकन करिए और देखिए कि कितने दिनों में इसमें बाहर आता है। कहने का मतलब कितने दिनों में पौधे का जो गुलाब का पौधा है उसमें फूल निकल के आते हैं। इससे क्या विकास करना चाहता है जो टीचर है? पहला क्या दिया है? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, यानी स्किल ऑफ टेकिंग रीडिंग हर एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या दिया है? छात्रों में जिज्ञासुता या फिर प्रकृति सौंदर्य के अजूबे देखना, या फिर चौथा दिया है फूलों में पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो देखिए अब चूंकि बच्चे प्रतिदिन जाकर के ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कितने दिनों में फूल आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया। और छात्रों में जिज्ञासुता, इससे बच्चों में क्या होगा? जिज्ञासा आएगा कि वो देखते डेली देखेंगे कि कब उसमें फूल आ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया। और तीसरा क्या दिया? प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, वंडर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। ये तो कोई खास लग नहीं रहा है। और फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, तो ये भी सही है, लेकिन जो पहला और दूसरा यानी ए और बी दिख रहे हैं वो सही है। बाकी देखिए अगर ए बी और डी भी ऑप्शन कहीं दे देता तो हम लोग उसे रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है तो हमें ऑप्शन के साथ भी जाना है। तो ए और बी कहाँ पर दिया है? दूसरे वाले ऑप्शन में, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? कहने का मतलब है कि आपने भी देखा होगा कि अगर चौराहे पर रेड सिग्नल है उसके बाद भी लोग गाड़ी चलते रहने देते हैं। तो अगर इस पर कोई शिक्षिका चर्चा कर रही है तो किस लिए कर रही है? वो क्या समझाना चाहती है बच्चों को? ये दिया है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में वो समझाना चाहती है, या फिर अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। कहने का मतलब है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसके उपयोग के बारे में समझदारी से किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसके बारे में, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्स है उसका मिसयूज हो रहा है, या फिर सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, इसलिए वो बच्चों को समझा रही है। तो देखिए सभी ऑप्शन सही लग रहा है कि इससे क्या होता है कि अगर ट्रैफिक पर लोगों का इंजन बंद नहीं होता है उससे प्रदूषण होता ही है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का समझदारी से उपयोग किया जाए, ये बात भी सही है। अब मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो अगर प्राकृतिक संसाधन है उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये भी सही हो गया, और सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। तो ए बी सी डी सभी ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि एक शिक्षिका
अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? कहने का मतलब जैसे कोई पर्व या त्योहार आता है तो अगर घर को सजाना हुआ तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्थानीय पदार्थ जो आसपास अवेलेबल पदार्थ है उसका उपयोग किया जाए। तो अगर वो चीजें ऐसी बता रही है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि छात्रों में रचनात्मकता, कहने का मतलब कि उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, या फिर अगला क्या कर रहा है, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, कहने का मतलब जो लोकल वेंडर है, अगल बगल के लोग हैं, उनको सपोर्ट करना है, या फिर यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती होती हैं, कि जो लोकल में आइटम होता है वो क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है, जो आसपास से लिया जाता है। तो देखिए सभी बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डाटा फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट। कोई ईवीएस का स्टूडेंट है, अगर आप उसका क्वालिटेटिव डाटा, गुणात्मक आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, दृष्टांत अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट, या फिर कार्यपत्रक यानी वर्कशीट, या फिर क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी दृष्टांत अभिलेख। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जितना भी, जैसे उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से पढ़ने लिखने में, सारी डिटेल क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो अगर आपको पूछे कि क्वालिटेटिव डाटा अगर आपको असेसमेंट उसका करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन देख लिया है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को स्टडी विथ टीम बनारस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।